हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके कंपनी लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ। मैम क्या वीडियो मिले रेलिवेंट है बेटा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए 100% रेलिवेंट है। आप चाहे ऑनर्स के स्टूडेंट हो चाहे प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, वीडियो आपके लिए 100% रेलिवेंट है। अब आपका दूसरा सवाल, मैम इसके अंदर क्या सारे केस लॉ डिस्कस करेंगे? नहीं बेटा, सारे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं और आपको करने भी नहीं है। आपको जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% जो केस लॉ करके जाने हैं, जो कि हर बार पूछे जाते ही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में करके जाने हैं, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि एक भी हिसाब से मिस आउट ना हो। और फटाफट से एक छोटा सा काम करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत सारा अपकमिंग यूजफुल कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट इज ऑन द वे, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के लिए। एक छोटा सा बेटा आपको काम करना है, फटाफट से अपने आप को इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करवाना है। बेटा इस व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपको सारे रेगुलर अपडेट्स और मटेरियल मिल जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी और फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो कम्युनिटी है आपको सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर 6 तक सारी हेल्प करने वाली है। आपको कुछ भी और रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बेटा जिस बच्चे के मन में ये सवाल आते हैं कि मैम मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो कहाँ पे मिलेंगे? बेटा वो काम भी आपका बिल्कुल सॉर्टेड है। आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, एचआरएम, मतलब सेमेस्टर 2 के सारे सब्जेक्ट्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। मैम व्हाट्सएप चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? बेटा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे बेटा आपको सारे सेग्रीगेट करके दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप ऑनर्स के बच्चों चाहे प्रोग्राम के बच्चों, तो वहां से रेफर कर लेना। अभी के लिए फटाफट से इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को कर लो ज्वाइन, ताकि आपकी सारी हेल्प यहां से हो जाए। बेटा चलो वीडियो को करते हैं अपना स्टार्ट। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हो चलते, ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर होते रहे। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट का कहता है कि ओनर अलग है, मतलब कंपनी का जो मतलब ओनर है वो अलग है, कंपनी अलग है, सोल प्रोवाइडर अलग है, बिजनेस अलग है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है कि काम अलग है और पर्सन अलग है। इसके अंदर जो हमारा फेमस केस लॉ आता है वो आता है सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन लिमिटेड का केस लॉ। अब जो भी आपको केस लॉ बताना है, जो भी आपको केस लॉ एक्सप्लेन करना है, वो कैसे करोगे? या तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी को समझाओ, उसके अंदर आप केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हो। तो उसमें आप कैसे लाइन लिखोगे? आप ये लाइन लिखोगे कि द रेलेवेंट केसेस वर फाइंड इन द फेमस केस लॉ ऑफ सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन लिमिटेड। इसके अंदर केस लॉ को हमेशा दो बाइफर्केशन में डिवाइड करना। सबसे पहला आएगा आपका फैक्ट्स और दूसरा आपका कंक्लूजन, कि इस केस लॉ का क्या रिजल्ट निकल कर आया, क्या हेल्ड किया गया कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले 3-4 लाइन में अपना फैक्ट समझा दो और उसके बाद अपना कंक्लूजन दे दो। फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप कोई चीज छोटी भी लिख देते हो। जरूरी नहीं कि आपको ए टू जेड सारी चीज एक्सप्लेन करनी है। फैक्ट छोटा भी होगा तो सही चलेगा, बट कंक्लूजन आपका परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, जो कि जिसका था केस लॉ पढ़ेंगे हम सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन लिमिटेड का। अब क्या था, सॉल्मन एक पर्सन था, उसने अपनी कंपनी खोल दी और कंपनी के अंदर जितने भी मेजरली स्टेक होल्डर्स थे वो अपने फैमिली मेंबर्स पे बना दिया। कंपनी के अंदर जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स थे अपनी फैमिली मेंबर्स पे बना दिया। कंपनी के अंदर कुछ इक्विटी और थी, कुछ डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स भी अपनी फैमिली मेंबर्स को दे दिए। तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ना कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब लिक्विडेशन में गई तो कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स थे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे, जिनसे कंपनी को पैसा लेना था, वो सारे आगे लाइन में कि लाओ भाई हमारा पैसा दो। फिर उस टाइम पे हमारे क्रेडिटर्स ने बोला, अनसिक्योर क्रेडिटर्स ने कंपनी को बोला, भाई एक बात बताओ, आपके अनसिक्योर क्रेडिटर्स ने कंपनी को बोला, एक बात बताओ, आप खुद कंपनी के ओनर हो, आप ही कंपनी के शेयर होल्डर हो, डिबेंचर्स भी कंपनी के आप ही ने खरीदे, का दैट इज कंपनी के डिबेंचर होल्डर भी आप हो। तो आप और कंपनी एक चीज है, आप और कंपनी अलग अलग नहीं हो, आप और कंपनी एक चीज हो। इसलिए डिबेंचर होल्डर की पेमेंट को हटा के सबसे पहले पेमेंट करो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सबसे पहले किसको पेमेंट करो? अनसिक्योर क्रेडिटर्स को। देखो ये जी, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सॉल्मन ने एक कंपनी बनाई जिसके अंदर मेजरली जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो था और उसकी फैमिली थी। फैमिली के अंदर कौन था, कॉम्पोजिशन था, इरेलीवेंट है, आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी लिक्विडेशन में गई। लिक्विडेशन में जाने के बाद कंपनी के जितने भी अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे वो आ गए और कहते कि डिबेंचर होल्डर से पहले पैसे हमको दो। कहते हैं कि जो डिबेंचर होल्डर है और जो सैलमन है वो एक ही पर्सन है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर भी वही और कंपनी भी उसकी है। तो कोर्ट में क्या कंक्लूजन निकला? कोर्ट में ये बोला गया कि देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लगता है, इसकी वजह से जो पर्सन है, जो शेयर होल्डर है, जो डिबेंचर होल्डर है, वो कंपनी से अलग है, जो एसेट्स है कंपनी के, इसीलिए सबसे पहले डिबेंचर होल्डर की पेमेंट को यूटिलाइज होंगे। आप खुद बताओ पेमेंट का सीक्वेंस कैसे होता है? पेमेंट का सीक्वेंस तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, फिर सारे क्रेडिटर्स को मिलेगा और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले क्यों नहीं मिलेगा? देखो उनका नाम ही बता रहे हैं अनसिक्योर्ड। डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के चार्ज अगेंस्ट एसेट है, कि कंपनी के पास पैसा हो ना हो, कंपनी को डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा।
अनसिक्योर क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? ऐसे क्रेडिटर्स जिसके जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कंपनी की, अनसिक्योर्ड है। तो एक बात बताओ, पेमेंट के मेथड के थ्रू, फ्लो के थ्रू सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट जाएगी, चाहे वो कंपनी के खुद के पर्सन क्यों ना हो। तो वही चीज यहाँ पे सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट के केस के अंदर एक्सप्लेन करी गई है। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कोर्ट में ये कहा गया कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने शेयर होल्डर से अलग है, जो कंपनी के एसेट्स हैं, इसीलिए डिबेंचर होल्डर के पेमेंट में पहले यूटिलाइज करवाए जाएंगे। छोटा सा केस था, सिंपल सी, ये 3 लाइन पॉइंट्स आपको फैक्ट के और एक पॉइंट आपको कंफ्यूजन में मेंशन करके आना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अब अब हमारा सेकंड कांसेप्ट आता है कॉर्पोरेट वेल का। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? वेल मीन्स पर्दा, और कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का पर्दा। चीज मैंने आपको बता रखी है। कॉर्पोरेट वेल हमारा कांसेप्ट ये आया कि देखो, ये कह के कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, सब लोग अलग अलग है, तो मेंबर जो थे, डायरेक्टर जो थे कंपनी के, जो कि अफेयर्स को, कंपनी के अफेयर्स को रन करते थे, वो कंपनी के शेयर पीछे, कंपनी के वेल के पीछे, पर्दे के पीछे अपने कुछ कुछ गलत काम करा करते थे। तो फिर कोर्ट ने कहा कि हर बार हम ऐसे नहीं कर सकते, हम अपनी कुछ इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस का क्या है? कोर्ट में ऐसी कुछ इंटरप्रिटेशन आई, ऐसे केसेस है जिसका कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ये निकाल के दिया कि अगर ऐसे ऐसे केसेस है तो हम कंपनी और पर्सन को एक ही ट्रीट करेंगे, और जो कॉर्पोरेट वेल है उसको लिफ्ट अप करेंगे। तो लिफ्ट अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट है। सबसे पहले हमारा इसके अंदर पॉइंट आता प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। एक केस आया था हमारा दिंगशा मानिक पाटेट। एक केस कौन सा आया था हमारा? दिंगशा मानिक जी पाटेट। इसके अंदर क्या हुआ? आपकी टैक्स इवेजन हो रहा था। टैक्स इवेजन का मतलब क्या है? टैक्स की चोरी कर रहे थे। बेसिकली मिस्टर डिंगशॉ ने क्या किया, उसने अपनी कुछ कंपनीज खोली और अपनी सारी की सारी इनकम ना उन कंपनीज को भेज दी टैक्स की चोरी करने के लिए। मिस्टर डिंगशॉ के पास मान लो 10 करोड़ की इनकम आई, तो 10 करोड़ की इनकम उसने क्या करी? 10 करोड़ की इनकम के लिए उसने 4 अपनी कंपनीज खोल दी। सबको क्या किया? 2.5 करोड़ रुपए उसने कंपनी को दे दिए एज अ लोन। 2.5 करोड़ रुपए कंपनी को क्या दे दिए? एज अ लोन दे दिए उस पर्सन ने। तो बेसिकली उसने क्या करने की कोशिश करी? उसने अपनी इनकम छुपाने की कोशिश करी, ताकि उसके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी ना आए, ताकि उसके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी ना आए। तो इसीलिए उसने क्या किया? 4 अपनी प्राइवेट कंपनीज को खोला, और जितना भी उसका पैसा था उन प्राइवेट कंपनीज में लगा दिया, और उसके बदले उनके क्या ले लिए? शेयर्स ले लिए। अब कंपनी का ओनर तो वही था, सारा का सारा पैसा कंपनी में चला गया, कंपनी के उसके पास शेयर आ गया, और जो उसका रेवेन्यू था वो सारा का सारा गायब हो गया। बेसिकली उसने ये देखा, कोर्ट में ये हेल्ड किया गया, कोर्ट में ये बोला गया कि ये जो कंपनीज थी ना, वो बेसिकली शैम कंपनीज थी। रियलिटी में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी। ये कंपनी खोली ही इस पर्पस के लिए गई थी। ये खोली ही इस पर्पस के लिए गई थी ताकि उसकी टैक्स की इवेजन हो। ठीक है? खोली इस पर्पस के लिए गई थी ताकि उसका टैक्स का इवेजन हो। वो क्या कर रहा था? वो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम ले रहा था कंपनी से, और कंपनी को लोन दिखा रहा था कि मैंने कंपनी को लोन दे दिया, कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो बेसिकली ये कहा गया कि डिंगशॉ मानिक प्रोजेक्ट के अंदर जो पर्सन है डिंगशॉ, उसने जो भी कंपनीज खोली, वो कंपनीज और पर्सन एक ही ट्रीट किया जाएगा, और टैक्स की इवेजन नहीं होगी। ठीक है? तो इसमें आपको लिखना कैसे है? Mr. Dingshaw formed several companies and transferred his income to them to in order to evade the tax. कोर्ट में क्या किया गया? कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप किया, ट्रीट किया कि सारी कंपनीज और जो मिस्टर डिंगशॉ है वो एक ही एंटिटी है, टैक्स छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और उसने हेल्ड हिम पर्सनली लायबल, उसको इस चीज के लिए पर्सनली लायबल कंसीडर करा। ठीक है? सेकंड केस हमारा कॉर्पोरेट वेल में किस चीज का आता है? फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट का। पहले कौन सा था? टैक्स की चोरी का। ठीक है? रेवेन्यू के प्रोटेक्शन का। सेकंड आता है हमारा फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट का, जिसके अंदर जो हमारा फेमस केस लॉ आता है वो आता है गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। कौन सा केस आता है? गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। अब इस केस में क्या हुआ समझो। इस केस के अंदर एक कंपनी थी गिलफोर्ड मोटर कंपनी। अब एक बात बताओ, उसने एक पर्सन हॉर्ने को एज अ एम्प्लॉय अपनी कंपनी में लेकर आया। हॉर्ने को जब वो लेकर आए तो हॉर्ने को उन्होंने कहा कि हॉर्ने, हम आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे कभी भी कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे, आप हमारे कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करोगे, हमारे कस्टमर्स को अपना कस्टमर नहीं बनाओगे। हॉर्ने ने वो एग्रीमेंट साइन कर लिया। फिर हॉर्ने को थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि कंपनी तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं कंपनी के कस्टमर्स को नहीं ले सकता, कंपनी के कस्टमर्स को नहीं छीन सकता, तो एक काम करता हूँ, मैं एक कंपनी बना देता हूँ, अपनी कंपनी, और मेरी कंपनी अब सामने वाली कंपनी दैट इज गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स को अब सॉलिसिट करेगी। तो बेसिकली इस केस के अंदर भी ये कहा गया कि जो नई कंपनी गिल हॉर्ने ने बनाई है, जो नई कंपनी हॉर्ने ने बनाई है, वो उसके कस्टमर्स को सॉलिसिट करने के लिए ही बनाई है, एग्रीमेंट के वॉयलेट करने के लिए ही बनाई है। तो इसीलिए हॉर्ने और उसकी कंपनी को एक ही माना गया, और हॉर्ने को वो कंपनी बंद करने के लिए कहा गया, हॉर्ने को गिल्टी माना गया। तो देखो, हॉर्ने जो कंपनी का एम्प्लॉय था, उसने एग्रीमेंट करा कंपनी के साथ कि वो कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा, पर उसने फ्रॉडुलेंटली एक कंपनी बनाई ताकि वो सिमिलर बिजनेस कर सके। ठीक है? जो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पर्सनली तो उसने एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट में उसने मना कर रखा है कि मैं काम नहीं करूंगा, तो उसने काम करने के लिए अपना बिजनेस ही खोल दिया। कंक्लूजन क्या आया कोर्ट के थ्रू?
ये कहा गया कि हेल्ड दैट कंपनी इज मेयर शाम। कंपनी जो थी आपकी मतलब बेसिकली गलत पर्पस के लिए बनाई गई है, फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है, फॉर्म टू कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए ही कंपनी बनाई गई थी। तो इस केस के अंदर कॉर्पोरेट वेल की क्या होगी, पियर्सिंग होगी, कॉर्पोरेट वेल जो होगा आपका लिफ्ट अप किया जाएगा और मेंबर और कंपनी को एक ही माना जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा डिटरमाइनिंग द एनिमी करेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी के एनिमी करेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए इसका फेमस केस लॉ कौन सा आता है, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये जो मैंने केसेस आपको बताए है ना, इनकी स्टोरी सुनो। बताए आप स्टोरी भी एक बार 2x पे सुनते रहोगे ना, एक बार दो बार आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। आपको लिखना क्या, आप खुद ही लिख सकते हो। देखो, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है उतने जितना इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन है। फैक्ट्स के अंदर जितनी भी आपको कहानी बता दी, आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, रेलेवेंट होनी चाहिए, किसी और केस लॉ का नहीं जोड़ सकते, रेलेवेंट होनी चाहिए। एक बात बताती हूँ, आप खुद के भी केसेस अपने पेपर में बना सकते हो, पर जो एग्जिस्टिंग केसेस है जो बन के आ चुके हैं, जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, अगर आप वो पेपर में मार्क करके आते हो तो एग्जामिनर पहली प्रेफरेंस में आपसे पूछ हो जाता है। आप एक चीज देखो, एक चीज जो आप खुद बना रहे हो और एक चीज जो वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया जानती है, अगर आप वो चीज लिख कर आओगे तो एग्जामिनर खुश होगा कि नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी में क्या हुआ, बेसिकली हमारी कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी थी, उसका मेन काम क्या था, वो लंदन के अंदर, ठीक है, वो बेसिकली लंदन के अंदर क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, लंदन के अंदर बनी। उसका काम ये क्या था कि जर्मनी के अंदर हम अपने टायर्स को बेचेंगे, जर्मनी में अपने टायर्स को बेचेंगे। लंदन में कंपनी बनी, पर कंपनी के अंदर जितने भी उसके मेंबर्स थे, जितने भी उसके डायरेक्टर्स थे, मेजरली कौन थे, जर्मन्स थे। मेजरली कौन थे, वो सारे के सारे जर्मन थे। तो बेसिकली क्या हुआ, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई लंदन के अंदर, ताकि वो टायर सेल करे जर्मनी के अंदर, और वो कंपनी के अंदर सारे के सारे कौन थे, जर्मन्स थे मेजरली। अब वॉर छिड़ गई दोनों के बीच में, मान लो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर छिड़ जाए, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर छिड़ जाए। अब एक बात बताओ, एक कंपनी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, एक कंपनी इंडिया के अंदर बनी हुई है, इसके अंदर सारे के सारे चाइनीज बैठे हुए हैं, इसके अंदर सारे के सारे चाइनीज बैठे हुए हैं। अब इंडिया की किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रही है, जिसके वजह से चाइना हमारी क्या है, एलियन एनिमी है, और कोई भी आप एलिगेशंस अगर इंडिया की कंपनी में लगाओगे तो वो माने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे भाई, एनिमी कंपनी हो आप हमारी, एनिमी कंपनी हमारे देश के लोगों के साथ कैसे कर सकती है गलत। तो इसीलिए क्या हुआ, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई, कौन सी कंपनी, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, लंदन के अंदर टायर्स को सेल करने के लिए जर्मनी में, जिसमें मेजरली सारे जर्मन्स थे। एक वॉर छिड़ गई बिटवीन द इंग्लैंड एंड द जर्मनी। अब क्या हुआ, जो एक कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इसने स्यू कर दी डैमलर को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। वॉर के टूवर्ड्स ही, वॉर के ड्यूरिंग ही उसने डैमलर कंपनी को स्यू कर दिया, किसी भी चीज की वजह से। तो कंक्लूजन क्या आया कि जितने भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जितने भी आपके शेयर होल्डर्स थे, वो सारे के सारे जर्मन थे। इसका मतलब आप हमारी एक एलियन कंपनी हो गई, और एलियन कंपनी हो गई तो कोर्ट प्रिवेंट करता है सच एलियन कंपनी टू मेंटेन अ लॉफुल सूट अगेंस्ट द डैमलर कंपनी लिमिटेड। एक छोटी सी बात इस केस में क्या हुई कि एक बात बताओ, इंडिया के अंदर आपको अपनी चाइनीज कंपनी खोल के बैठे हो, इंडिया के अंदर चाइनीज कंपनी खोल के बैठे हो, सारे के सारे इसमें चाइनीज बैठे हो, इंडिया की कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो, और दोनों के बीच में वॉर छिड़ी हुई है, तो क्या चाइना की सुनी जाएगी, इंडिया की सुनी जाएगी, ऑफ कोर्स इंडिया के लोगों की सुनी जाएगी। तो यही केस हुआ था हमारे डेवलपर कंपनी लिमिटेड की। हॉबर, आप इनकॉर्पोरेटेड बेशक लंदन के अंदर हो, आप बने लंदन के अंदर ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रियलिटी में हो कौन, आपके अंदर मैनेजमेंट आपको संभाल कौन रहा है, सारे चाइनीज, तो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन हम नहीं देखेंगे। ठीक है। तो जो भी सूट फाइल किया गया था, कंपनी ने अपनी ट्रेड डेब्ट को रिकवर करने के लिए, कंपनी ने सूट क्या फाइल किया था कि डैमलर मेरे पैसे नहीं दे रहा, लाओ मेरे डैमलर से पैसे दिलवाओ। तो ट्रेड डेब्ट को लेने के लिए, रिकवर करने के लिए, जो भी आपने अपना सूट फाइल किया था, उसको कोर्ट क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा। कोर्ट क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, ऑन द ग्राउंड्स दैट द कंपनी इज आर एलियन कंपनी, द कंपनी इज आर एनिमी कंपनी। ठीक है, ये क्लियर है। देखो एक चीज बताती हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी, एक आपका कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आता है, हर दूसरे अटेम्प्ट में, हर एक अटेम्प्ट में कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब कुछ भी छोड़ो जाना, कॉर्पोरेट वेल तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर भी आपको बताऊंगी, सब कुछ चीजें आपको मैं डिस्कस करके चलूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने कुछ डॉक्ट्राइन्स की। देखो बेटा, हमारे 3 तरीके के डॉक्ट्राइन्स होते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मेजरली क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, मेजरली क्वेश्चन आता है आपका इंडोर मैनेजमेंट। बहुत बार रिपीटेटिव बेसिस पे इंडोर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आएगा, उसके एक्सेप्शन पूछ लेंगे। ठीक है। अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव नोटिस रिलेटिवली कम आता है, इंडोर मैनेजमेंट फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको लर्न करके जाना है हमें। ठीक है। अब सबसे पहले एक एक चीज पे आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहता है कि देखो,
अगर कोई भी चीज़ आपके एमओए में लिखी है ना, तो ओके है। आप एमओए से बाहर जाके कोई भी काम कर रहे हो, तो वो काम आपका अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और आप जो है कंपनी को उस चीज़ के लिए स्यू नहीं कर सकते। वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो चीज़ आपकी हो जाएगी वॉइड। वो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी? वॉइड। सो बेसिकली इसके अंदर जो हमारा फेमस केस लॉ आया था, वो किसका था? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन लिमिटेड वर्सेस रिचे का। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन लिमिटेड वर्सेस रिचे का। बेसिकली वो बता रहे हैं कि कंपनी के ना 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। इस कंपनी के एशबरी के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या-क्या से? कौन-कौन से? वो रेलवे कैरेजेस को बनाएगी, बेचेगी, लैंड करेगी। रेलवे के कैरेज को, जो रेलवे होती है उसकी कैरेजेस को बनाएगी, बेचेगी, सेल करेगी। और क्या करेगी? कैरी आउट करेगी बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स। जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये दोनों चीजों को कैरी आउट करेगी। अब कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रिचे के साथ कि वो फाइनेंस करेगी उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन को इन बेल्जियम। बेल्जियम में उसकी रेलवे लाइन को वो क्या करेगी? फाइनेंस करेगी। जो रिचे है वो बेल्जियम में जब अपनी रेलवे लाइन बनाएगा तो उसकी कंस्ट्रक्शन को पैसा देगी वो। क्या ये कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है? क्या ये कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है? उसने कहा वो बनाएगी, बेचेगी, लैंड करेगी। ठीक है, ये वाला केस में तो नहीं आया। इसमें यहाँ पे लिखा कि वो बिज़नेस कैरी आउट करेगी मैकेनिकल इंजीनियर्स का और जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स का। क्या कहीं पे यहाँ पे फाइनेंसिंग की बात करेगी? कहीं पे फाइनेंस करेगी वो कंस्ट्रक्शन को? नहीं। तो बेसिकली ये जो केस हुआ, इस केस के अंदर कंक्लूजन ये आया कि कोर्ट इस चीज़ को, इस कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायरस मानती है। अल्ट्रा वायरस मतलब कि ये जो मेमोरेंडम है, इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कंपनी वो चीज़ कर रही है, जिसकी वजह से सारे के सारे शेयर होल्डर भी मिल जाए, तब भी वो इस एक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकते। ये एक्ट जो है आपका वॉइड है। आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो बिकॉज़ आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज़ में चीज़ नहीं लिखी हुई। फिर कंपनी ने क्लेम किया कि भाई हमने लिखा तो है जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स। जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स में हम कुछ भी कर लेंगे। जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स तो कुछ भी काम कर लेना। तो फिर कोर्ट ने फिर से उनके ऊपर बात बोली। कोर्ट ने अपना ये उनके ऊपर आर्गुमेंट दिया कि जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है आप इस लाइन में ही पढ़ोगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स इसी लाइन में पढ़ोगे। अब एक बात बताओ, नॉर्मल चीज़ क्या होता है? अगर आप सारे एनिमल्स का नाम दे रहे हो, कैट, डॉग, रैबिट, ठीक है? आप एकदम से इसके अंदर लायन ले आओगे, क्या वो चीज़ रेलेवेंट है? आप सारे पेट एनिमल्स का नाम दे रहे हो, तो अगली चीज़ जो सीक्वेंस में आएगी, वो भी आपके पेट एनिमल्स आएगी। आप एकदम से यहाँ पे लिख रहे हो रिचा, आप यहाँ पे एकदम से लिख रहे हो अपने सीक्वेंस के अंदर रिचा, तो क्या रिचा इसके लिए रेलेवेंट है? वही चीज़ है कि जो जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स है वो इसी टर्म में जो आप बेच रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसी सेंस में पढ़ा जाएगा, उसी सेंस में आप काम कर सकते हो। जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब नहीं है कि आप कोई भी चीज़ खरीदोगे, बेच दोगे, कोई टेलीकम्युनिकेशन पार्ट प्लांट लगा दो। जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स का ये मतलब नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा अल्ट्रा वायरस का केस था कि कोर्ट ने कहा कि काम अल्ट्रा वायरस है, सारे के सारे शेयर होल्डर मिल जाएँगे तो इस चीज़ को रैटिफाई नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि जो भी हमारे एमओए है, एओए है, जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये सारे क्या आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न, ये सारे क्या कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को ₹100 की फीस प्रिस्क्राइब होती है। ₹100 की फीस देके कंपनी के ए टू जेड जितने डॉक्यूमेंट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के आप पढ़ सकते हो। तो ये कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्राइन कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये माना जाता है कि उसने कंपनी के एमओए एओए को पढ़ रखा है। माना जाता है बिकॉज़ क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे, ये सारे क्या हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चाहे उसने पढ़े, चाहे उसने नहीं पढ़े, ये चीज़ इम्प्लाई करी जाती है, चीज़ प्रिज़्यूम करी जाती है कि वो बंदा कंपनी के एमओए एओए को पढ़कर आया है और उसके अगेंस्ट में अगर वो कंपनी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस चीज़ को माना जाता है कि उसको कंपनी की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज़ क्या है, कंपनी के भी मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में जो-जो चीज़ें लिखी हुई है, उस चीज़ के बारे में उसको पता है। कल को वो चीज़ क्लेम करता है कि कंपनी मेरे साथ डिफ़ॉल्ट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, जबकि उसको उस चीज़ की नोटिस थी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, तो वो कंपनी के ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं लगा सकता, उसका जो क्लेम है, वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है? अब इसी का ही हमारा एक्सेप्शन आया था डॉक्ट्राइन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। और डॉक्ट्राइन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? कंपनी के इंटरनल क्या हो रहा है मुझे क्या पता? कंपनी के इंटरनल क्या हो रहा है? ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये रेज़ोल्यूशन पास होना चाहिए था, नहीं हुआ, मुझे क्या पता? इंडोर मैनेजमेंट की बात है, सारी चीज़ें कंपनी लिस्ट थोड़ी करके देती है और कंपनी ने इसके ऊपर मेरे से फ्रॉड कर लिया तो क्या होगा? तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया, वो कहता है कि अगर कंपनी के इंटरनल कोई चीज़ हो रही है और पर्सन को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर पर्सन अपने आप को सेफगार्ड कर सकता है, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। इसका मोस्ट फेमस केस लॉ आया था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क फाउंड, जो कि इंडोर मैनेजमेंट रूल को एक्सप्लेन करता है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस
टर्क का रूल आया था। इस केस के अंदर क्या हुआ था, बैंक ने ना पैसा लेंड कर दिया था कंपनी को। बैंक ने पैसा किसको लेंड कर दिया था, कंपनी को, बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनीज डायरेक्टर्स व्हिच लेटर टर्न आउट टू बी इम्प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। बैंक ने पैसा कंपनी को दे दिया, बट कंपनी के रेजोल्यूशन में कहा गया था कि अगर ये रेजोल्यूशन पास करा गया था डायरेक्टर्स के थ्रू, तभी जो कंपनी पैसा लेगी वो वैलिड माना जाएगा। वो रेजोल्यूशन प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं, कराया गया था ही नहीं, फिर भी बैंक ने पैसा दे दिया। तो कंक्लूजन ये आया कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या कहा कंक्लूजन में, कि जो थर्ड पार्टी डीलिंग्स हो रही है विद कंपनी आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट इंटरनल कंपनी रूल्स आर कंप्लाइड विद, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड इंटरनल रेगुलेटरीज। मतलब आपने रेजोल्यूशन पास किया नहीं किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज की नॉलेज थी भी नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान के केस के अंदर क्या हुआ। बेसिकली एक बॉन्ड जो था कंपनी के डायरेक्टर्स ने टर्कवान में इशू कर दिया। एक जो बॉन्ड था कंपनी के डायरेक्टर्स ने टर्कवान के फेवर में इशू कर दिया, और उसमें ये कहा गया था कि डायरेक्टर्स के थ्रू ये ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बोर्ड मीटिंग के अंदर, तभी ये चीज वैलिड है। एक बॉन्ड जो था टर्कवान को दे दिया गया, और कहा कि जो बॉन्ड है वैलिड तभी होगा जब रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स के थ्रू पास हुआ हो। बट कोई सा रेजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं था। तो कोर्ट ने टर्कवान के फेवर में क्या बोला कि टर्कवान को एज्यूम कर लेना चाहिए कि वो रेजोल्यूशन पास हो गया, और उसको जो बॉन्ड मिला वो वैलिड बॉन्ड मिला है। बिकॉज टर्कवान को क्या पता कि रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ, वो कहाँ देखेगा, इस चीज का रिकॉर्ड कहाँ रखेगा। तो यही हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान का रूल था। अब इसके कुछ हमारे एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एग्जामिनेशन के अंदर हमारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एक्सेप्शन में सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या एक्सेप्शन है, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चर कंपनी। ये किस केस के अंदर आता है, यह आता है आपका नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। आपको पता था कि कोई चीज इरेगुलर है, आपको पता था, पर फिर भी आपने अगर क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी आपने उस चीज के बारे में अपने रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस नहीं दिखाई, बातचीत नहीं करी, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करी, तो फिर आपकी गलती है, फिर हम आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ इस केस के अंदर, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर को स्यू कर दिया फॉर द इम्प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नॉट ऑथराइज्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल। बेसिकली इस केस के अंदर हुआ क्या, कि जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने बोरो कर लिया ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक है, वो कंपनी में ये कहा था कि डायरेक्टर जो है कंपनी के बिहाफ पैसा ले सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं, कितना, आपके 1000 यूरो तक। अगर डायरेक्टर को इससे ज्यादा पैसे बोरो करने हैं कंपनी के लिए, तो उनको मेंबर्स दैट इज शेयर होल्डर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, कंसेंट की रिक्वायरमेंट है जनरल मीटिंग के अंदर। अब डायरेक्टर्स ने क्या किया कि 1000 यूरो से ज्यादा के पैसे जो है, ज्यादा के पैसे बोरो कर लिए, इन एक्सेस ऑफ 1000 यूरो उन्होंने कंपनी के बिहाफ पे, मतलब कंपनी को लेंड कर दिया। बोरो का मतलब क्या है, अपने कंपनी को दे दिया। ठीक है, अब शेयर होल्डर की कंसेंट नहीं ली उसके अंदर, तो डायरेक्टर के पास नोटिस था। डायरेक्टर, भाई कंपनी का डायरेक्टर हो आप, कंपनी का डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में, रेगुलेशन में क्या क्या चीजें है। तो फिर कंपनी जो है अब लायबल नहीं है उनको ओवर एंड अबव पैसा देने के लिए, कंपनी उसको सिर्फ 1000 यूरो तक ही पैसा देगी, ये कोर्ट में कंक्लूजन आया। बिकॉज सी, इसके अंदर हुआ क्या, डायरेक्टर जो थे उन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया, कहा यह गया था कि 1000 यूरो तक दोगे तब तो वैलिड है, उससे ज्यादा दे दोगे अगर आप पैसा, तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। अप्रूवल ली नहीं, 1000 यूरो से ज्यादा का पैसा दे दिया, तो कहा गया कि डायरेक्टर्स जो है, कोर्ट में कहा गया कि डायरेक्टर्स को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में सब कुछ पता होता है, फिर भी उन्होंने ये काम किया, तो डायरेक्टर्स को कंपनी जो है सिर्फ 1000 यूरो तक ही कंपनसेट करके देगी, उससे ऊपर का वो पैसा उनको नहीं देगी। उसके बाद सेकंड हमारा एक्सेप्शन आया था आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंगशॉ एंड कंपनी। आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंगशॉ एंड कंपनी में क्या हुआ था, बेसिकली उस केस के अंदर आपको क्या हुआ था, एक पर्सन था आनंद बिहारी, उसने कंपनी के अकाउंटेंट के पास गया, और अकाउंटेंट से कंपनी की प्रॉपर्टी खरीद ली। उसने कंपनी के अकाउंटेंट के पास गया और अकाउंटेंट के पास कंपनी की प्रॉपर्टी खरीदी। क्या आप एक खुद सोच, छोटी सी बात सोच के देखो कि कंपनी की छोटा सा अकाउंटेंट, क्या उसके अंदर इतनी पावर है कि कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दे विदाउट पावर ऑफ अटॉर्नी। प्रॉपर्टी जब भी बाय सेल होती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी वहां पे होती है। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी कंपनी, अब नॉर्मल सी चीज है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के छोटे से अकाउंटेंट के पास, एक छोटे से ऑफिस में एक छोटे से अकाउंटेंट के पास गई, और मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मुंबई वाला एंटीरिया है वो मुझे बेच दो, मुझे जो एंटीलिया है वो बेच दो। क्या ये चीज रियली में पॉसिबल है? नहीं। अगर आप खरीद रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप, ठीक है, आप हो बेवकूफ। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, आनंद बिहारी लाल के अंदर फैक्ट्स क्या थे, ट्रांजैक्शन कैरी आउट करी गई कंपनी के ऑफिसर के थ्रू जिसके पास कोई अपरेंट अथॉरिटी नहीं थी। आनंद बिहारी ने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन करी कंपनी के ऑफिसर के साथ जिसके पास कोई अपरेंट अथॉरिटी नहीं, फॉर द
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के परचेज के लिए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब कंक्लूजन क्या आया? नॉर्मल सी बात है, कंक्लूजन क्या ही आएगा? कंक्लूजन ये आया कि जो कंपनी है वो लायबल नहीं है आपके किसी भी क्लेम के लिए। रीइंफोर्सिंग दैट थर्ड पार्टीज मस्ट वेरीफाई द एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ द कंपनीज एजेंट। थर्ड पार्टी दैट इज आनंद बिहारी को वेरीफाई करना चाहिए कि कंपनी जिस भी एजेंट से वो ले रहा है, कंपनी के जिस भी एजेंट से वो सामान ले रहा है, वो उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, ये चीज उसको वेरीफाई करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए हमारा केस है आनंद बिहारी लाल का, जो कि हमारे अगेन एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करता है। इसका कौन सा हेड है? इसका हेड है आपका सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आपको शक है कि कुछ गलत है, आप अपनी रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस लगा के, अपना रीजनेबल दिमाग लगा के उस चीज को डिस्कवर कर सकते हो, फिर भी आप नहीं कर रहे, इरेगुलर तरीके से घूम रहे हो, तो फिर आपको इनडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा लास्ट केस आता है रूबन वर्सेस ग्रेट बंगाल कंसोलिडेटेड लिमिटेड। ये कहाँ पे लगता है? इन केसेस ऑफ फॉर्जरी। अगर आपने किसी ने भी फॉर्जरी करी तो वहां पे केस लगा रूबन वर्सेस ग्रेट बंगाल कंसोलिडेटेड लिमिटेड का। अब इस केस के अंदर क्या हुआ? जो कंपनी का सेक्रेटरी था, सीए जो था कंपनी का, उसने जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, कंपनी का सीए जो था, उसने शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर फॉर्ज साइन कर दिए, सिग्नेचर्स जो थे वो फॉर्ज कर दिए, फॉर्ज सिग्नेचर्स कर दिए और डायरेक्टर्स के। ठीक है, फॉर्ज सिग्नेचर कर दिए और डायरेक्टर्स के। हेल्ड क्या किया गया? रिजल्ट क्या आया कि जो शेयर होल्डर का क्लेम है कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर्स जो थे और डायरेक्टर्स के कंपनी सेक्रेटरी ने फॉर्ज कर दिए। और फॉर्जरी का मतलब क्या होता है? फॉर्जरी का मतलब हमेशा याद रखना, नलिटी। फॉर्जरी का मतलब क्या है? सारी चीजें आपकी खत्म, सारी चीजें आपकी हो गई नल। ठीक है, तो कोई चीज जब नल है तो उसका आप रिड्रेसल भी नहीं ले सकते, उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। तो देखो, फैक्ट क्या थे इसके? कंपनी सेक्रेटरी ने फ्रॉडुलेंटली शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर दिए और उसको इशू कर दिया विदाउट द प्रॉपर अथॉरिटी। कंक्लूजन क्या आया? द कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट लायबल एज अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन? रूबन। रूबन को क्या करना चाहिए था? वेरीफाई करना चाहिए था कि जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसने अथॉरिटी है उसके पास कि नहीं है। उसके बाद कंपनी का सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी है कि नहीं है, जो डायरेक्टर्स के साइन है वो सही है कि नहीं है, ताकि जो उसका शेयर सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिक हो, वो बिल्कुल वैलिड शेयर सर्टिफिकेट उसको मिले। ये हमारा क्या था? एक्सेप्शन था इंडोर मैनेजमेंट के रूल का। तो बेसिकली जब भी आपसे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पूछे तो सबसे पहले आपको इंडोर मैनेजमेंट एक्सप्लेन करना है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्फ का रूल एक्सप्लेन करना है, और फिर हमारे 3 एक्सेप्शन ये यहाँ पे स्टेट करने हैं। कैसे? फैक्ट्स ये, कंक्लूजन ये, फैक्ट्स ये, कंक्लूजन ये, फैक्ट्स ये, कंक्लूजन ये। इससे आपका कंप्लीट कंप्रीहेंसिव आंसर बनता है। एक चीज समझो, अगर फैक्ट्स याद नहीं आ रहे, ये छोटे से केस लॉ ये याद रखना, मैंने बहुत सारे नहीं कराए, मैंने आपको वो केस लॉ कराया जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप बेटा ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अभी बता देती हूँ आपको मिलने वाला पेपर का पैटर्न एंड आपके डिलीटेड टॉपिक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करके जाने हैं। इसलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद सेम एनर्जी। एंड बेटा चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको और ऐसा रेलिवेंट यूजफुल कंटेंट मिलता रहे जिससे आप एग्जामिनेशन के अंदर अपने बेस्ट मार्क्स सिक्योर करो।